नमस्कार सभी दर्शकों का आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आप देख रहे हैं द मीडिया। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और क्योंकि चर्चाएं मालदीव्स को लेकर काफी गंभीर हैं। चाहे लक्षद्वीप की बात हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री की पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों की बात हो, जो कि मालदीव्स के मंत्रियों ने की, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। और अब हम समझना चाहेंगे कि जो मालदीव्स की अंदरूनी हालात है, चल क्या रहा है मालदीव्स के अंदर और पिछले कुछ दशकों में क्या बदलाव आए, वहां की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वहां का जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें क्या बदलाव है मालदीव्स में? क्या वो चरमपंथियों का गढ़ बन गया है? और जहां तक मालदीव्स की बात करें तो वहां ये कहा जा रहा है कि जो आइसिस में रिक्रूट्स होते हैं, पर कैपिटा जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मालदीव से भेजे जा रहे हैं। तो क्या कट्टरपंथियों डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुले, आप भारत के हाई कमिश्नर मालदीव्स में रह चुके हैं। आप भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर रह चुके हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपने एक लंबा वक्त बिताया जहां आपकी पोस्टिंग थी मालदीव्स में बतौर भारत के हाई कमिश्नर के तौर पर। तो मालदीव्स में जो सामाजिक ताना बाना है उसमें काफी बदलाव आए हैं। पिछले कुछ दशकों में वहां क्या चरमपंथियों का एक तरह से गढ़ बन गया और जिस तरह की चर्चाएं मालदीव्स के बारे में हो रही है कि वहां से आइसिस में जो पर कैपिटा के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा आइसिस रिक्रूट सीरिया भेजे गए। और वहां की जो नॉर्थ ईस्ट है सीरिया का, वहां पर भी ये कहा जाता है कि जो मालदीव्स की महिलाएं हैं वो एक तरह से वहां पर उनको रखा गया है। और मालदीव्स में जिस तरह से भारत के विरोध में नारे लगते हैं और जहां जो वहां का जो माहौल बदला भारत के विरोध में हुआ। जबकि अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हम ये देखते हैं कि वहां पहले बुद्धिज्म था, फिर वहां पर हिंदू राजा भी रहे, वो भी फला फूला हिंदू धर्म भी। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया जब वहां पर इस्लाम बहुत तेजी से फैला और फिर वहां का जो आखिरी राजा था बौद्ध राजा, उसने भी अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद प्रजा भी सारी जितनी भी थी वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। तो अब जो मालदीव्स के अंदरूनी हालात हैं, अगर हम उसको समझना चाहें, तो आपने जब वहां समय बिताया तो आपने मालदीव्स में क्या देखा, क्या किस तरह के बदलाव आपने वहां देखे? मैं मालदीव में 2009 में गया था और उस वक्त पहला उनका सार्वत्रिक चुनाव जो है उस देश का लोकतंत्र के रूप में पहला चुनाव हो गया था। तो बहुत उत्साह था लोगों में और प्रेसिडेंट नशीद जो है वो चुन के आए थे जी। 2008 से पहले कई साल वो संघर्ष करते रहे कि लोग जो है वहां पर लोकतंत्र में जीने लायक हो, लोकतंत्र आए वहां पर। क्योंकि 1965 पे मालदीव जो है एक तरह से रिपब्लिक कहिए या एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर आया। लेकिन आप देख रहे हैं कि 78 से लेके 2008 तक एक सिंगल हैंडेडली सेंट्रली कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहा प्रेसिडेंट मामून गयूम के समय पर। तो उसमें ये रहा कि मालदीव ने एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व जो है वो बनाए रखा और उसमें दो स्ट्रीम जो है लेट 80s से उभर कर आए। पहला जो है बहुत ही तेजी से मालदीव्स जो है अपने पर्यटन क्षेत्र में उसने विकास किया जी। और दूसरा जो है जो अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें प्राइमरली इट वाज एन इस्लामिक you can say construct in terms of politics, in terms of society, in terms of culture. And during Gayum's time he was a good administrator. तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब देशों के साथ संबंध बनाए रखे, विशेषकर भारत के साथ। उन्होंने हमेशा जो है भारत को प्राथमिकता दी क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे वो पर्यटन का फाइनेंसिंग, हमें भारत में पता नहीं है कि मालदीव के पर्यटन के विकास में हमारी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में किसी को पता नहीं है। बिल्कुल। शुरू के सालों में भी भारत ने काफी टेक्निकल असिस्टेंस जिसको बोलते हैं तकनीकी सहाय अलग अलग विधाओं से मालदीव में पहुंचाया है। और जो आज क्योंकि मालदीव्स को ऐसा महसूस होता है कि एक स्वतंत्र तरीके से उन्होंने अपना
पर्यटन विकास किया है, वो बात उतनी सच नहीं है। आज भी वहां पर सबसे बड़ी बैंक अगर कोई है तो वो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जी। तो ये एक ड्यूअल स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे कि आप मालदीव में दारू माले शहर जो है राजधानी का, जी। वहां दारू नहीं पी सकते हैं, लेकिन आप रिजॉर्ट पे जो है दारू पी सकते हैं। अन्य भी जो इस्लाम में प्रोहिबिटेड बातें हैं वो आप वहां पर कर सकते हो। विदेशी जो है अपने साथ कोई भी मूर्ति या आइकॉन कहिए अपने धर्म का, इस्लाम के अलावा जो भी है, किताब नहीं ले सकते, ले जा सकते हैं मालदीव में। उसको जो है आपने वहां आज जी, भी जी। उसको जो है वहां एयरपोर्ट पे एक किया जाए, कॉन्फिस्केट किया जाएगा, और दारू अगर है तो शायद आपको वापस मिलेगी वापसी पर। लेकिन वही आप जैसे ही रिजॉर्ट पे पहुंचेंगे वहां पर आप पूरे विलास की पूरी व्यवस्था है। लेकिन जी। वहां भी देखिए जो मालदीवियन काम करते हैं वो हुँ। उन रिजॉर्ट्स पे भी मालदीवियन पी नहीं सकते दारू। तो एक 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 छोटा सा उदाहरण है कि जो ड्युअलिटी है वो ऑल परवेडिंग है। हाँ। अब जो है, अब जो जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस, एक डेमोक्रेसी जो बनती है वो ओवरनाइट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने से या फॉर्मेट होने से, फ्रेमवर्क से नहीं बनती है। उसमें कंटेंट की, आशय की जरूरत होती है, और वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी होने के लिए, लोकतंत्र के समय की जरूरत होती है। जी। मतलब उस हिसाब से आप देखना चाहें तो मालदीव की लोकतंत्र की उम्र जो है सिर्फ 15 साल 16 साल है। 2008 से 2023-24 तक आपने अगर गिन लिया तो उनमें अचानक पैसा काफी आ गया लोगों के पास। आज आप जानते हैं कि मालदीव की पर कैपिटा इनकम जो है साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है, और मतलब भारत से भी ज्यादा है। भारत से वो एड लेते हैं, अन्य देशों से भी एड लेते हैं, लेकिन मालदीव की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद मालदीव गवर्नमेंट का डेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। और भारत चूंकि पड़ोसी था, भारत के संबंध अच्छे रहे और भारत ने हर वक्त मालदीव का साथ दिया, और हमारी इसलिए संबंध बहुत ही अच्छे, सुदृढ़ और मजबूत बन गए। लेकिन डेमोक्रेसी में दूसरी बात होती है कि डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप्स भी डेवलप हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो जैसे कि एक लिबरल ग्रुप जो है, लिबरल डेमोक्रेटिक मैं कहूंगा उनको, एमडीपी, वो ग्रुप आ गया। उसके साथ में जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स थे, जो कि मामून गयूम के साथी थे कहिए, या उनके प्रभाव से जो प्रेरित थे, उनका जो एक प्रवाह रहा वो मूल रूप से वो कंजर्वेटिव रहा। तो हुआ ये कि एक ही समय लोकतंत्र और कंजर्वेटिज्म कहिए, जिसमें टिल्ट टुवर्ड्स इस्लाम, इस्लामिक प्रैक्टिसेस, ये दोनों एक ही समय जो है मालदीव में चलते हैं। तो इसमें कभी संघर्ष होता है, कभी थोड़ा शांति का माहौल रहता है। तो आपने जो बात कही कि इस्लाम के प्रति और इस्लामिक, यू कैन कॉल इट टेनेट्स कहिए, इस्लामिक प्रैक्टिस कहिए, इसके प्रति मालदीव में काफी श्रद्धा है। क्यों है? उसकी एक और भी वजह है, और मैं उसको एक तरह से, मेरा निजी मत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेफिसिट है। लोकतंत्र जो होता है वो हर नागरिक के लिए समान होता है, लेकिन मालदीव में यह है कि अगर आप सुन्नी मुस्लिम नहीं है तो मालदीव की नागरिकता आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये जो विरोधाभास है, एक तरह से लोकतंत्र है, लेकिन दूसरी तरह अगर दूसरी साइड में अगर कोई मालदीवियन एक नॉन मालदीवियन से शादी करता है, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो शादी होना मुश्किल है, और मुस्लिम है तब भी, अगर शिया मुस्लिम है तब भी समस्या है नागरिकता लेने में। तो ये लोकतंत्र के लिए एक ड्यूअल सिस्टम वहां बन चुका है, और इसको आज के दिन में बदलना मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ बदलाव नजदीक के भविष्य में होगा। ऐसी कोई संभावना आज दिख नहीं रही है। तो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है। मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद
1976 तक वहां तो ब्रिटिश बेस भी था एक तरह से अड्डू में। जी। और जो साउथ में गान आइलैंड जिसको बोलते हैं, वहां पर जो है समूह है आइलैंड एटॉल बोलते हैं, आइलैंड समूह को वहां पर एटॉल बोला जाता है। तो अड्डू में जो है ब्रिटिश वहां पर बेस था, वो चला गया 1976 में। उसके जी। बाद भारत हर तरह की सहायता करते आए, और आज भी जब हम कहते हैं कि वहां पर भारत का बेस है, मुझे नहीं लगता कि उसको बेस कहना ठीक रहेगा। मालदीव्स के निवेदन से भारत के कुछ लोग जो है वहां पर उनकी तकनीकी सहायता के लिए उपस्थित है, जिसको हम ट्रेडिशनल सेंस में बेस कहते हैं, वो भारत का उस तरह का बेस वहां पर नहीं है। और ये भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है। वहां पर अगर हमने काफी हमारे नेवल शिप्स जाते हैं कॉल ऑन करने के लिए, वहां पर हमारे कोस्टल गार्ड्स जो है वो सेवा देते हैं उस देश में। तो इस तरह से उनकी टेक्निकल जो सपोर्ट है मालदीव्स में बहुत स्थानीय रूप से अवेलेबल उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो जाता है। रही आईसिस की या आप जिसको चरमपंथी बात कर रही है, वो वहाँ एक सेक्शन रहा है, हमेशा रहा है, आज ही नहीं। क्योंकि आपने थोड़ा इतिहास बताया, बुद्धिज्म वहाँ एक समय था, वो ओवरनाइट थोड़ी नष्ट हो गया होगा। उसके पीछे भी कुछ पार्श्वभूमि होगी कि जिस तेजी से इस्लाम आया, उस तेजी से इस्लाम आने की कुछ वजह रही होगी वहाँ। तो एक समय था कि बुद्धिज्म पूरे मालदीव्स में था, वो एक ही वहाँ पर धर्म था। और भारत के जो है विशेषकर केरला के कोस्टल एरिया से वहाँ पर हमेशा राजा महाराजाओं का संघर्ष रहा है वहाँ पर। जी। वहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक अपना अधिकार भी जमाया है। और 20वीं सदी और 21वीं सदी में भारत और मालदीव के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात जो हुई 1988 को, जो वहाँ पर एक श्रीलंकन मर्सिनरीज ने थोड़ा सा एक इंसर्जेंसी करके सत्ता को हाथ में लेने की कोशिश की। उस समय मालदीव ने सभी बड़े देशों को पुकारा था, लेकिन भारत ने सबसे बड़ी कुछ घंटों में वहां सहायता पहुंचा दी। और प्रेसिडेंट मामून गयूम जो है वो कहीं छुपे हुए थे डर के मारे। ना सिर्फ हमने इंसर्जेंट्स को पकड़ने में उनकी मदद की, लेकिन उनको पूरी तरह से उनकी जो उनकी सत्ता पे उनकी पुनर्स्थापना करने में भारत ने योगदान दिया। और उस शांति की तरह से हमने अपने जो भी लोग वहां भेजे थे उस समय, वो सब वापस भारत में आ गए। फिर उसके बाद चाहे वो जल का संकट हो, चाहे उनको फ्यूल की इमरजेंसी फ्यूल की जरूरत हो, कोई भी सहायता, सुरक्षा, हमारा जो सहयोग है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक हमारी चर्चाएं होती है, मालदीव्स, भारत और श्रीलंका का भी सहयोग की व्यवस्था की गई है। हमारे इंस्टीट्यूशनल्स जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वहां पर, आईजीएमएच, इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल, जी। वो भारत ही कर पाता। और आज भी वो वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी जी के नाम पे। तो चाहे वो हमारी केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट है वहां पर, उनकी मिलिट्री और पुलिस एकेडमी बनाने में हमने सहयोग दिया है। टेक्निकल सपोर्ट बड़े पैमाने पे हमारे जो आईटेक का प्रोग्राम है, इंडियन टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम पार्टनरशिप, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, उसके अंदर बहुत सहायता हो रही। सैकड़ों स्कॉलर्स वहां से यहाँ आए हुए हैं। उनके जो फोर्सेस के अधिकारी है वो ज्यादातर भारत में प्रशिक्षित हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी जो जरूरती चीजें हैं, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो आलू हो, आज भी आम आदमी के लिए, चाहे वो चीनी हो, आज भी वो आम आदमी के लिए भारत से ही जाता है। इसके अलावा वहां से बड़ी संख्या में
मालदीवियन लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करते हैं भारत में। त्रिवेंद्रम के साथ साथ चेन्नई और बेंगलोर जो है वो मालदीवियन लोगों के बड़े ही मैं समझता हूँ लोकप्रिय डेस्टिनेशन है शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए। तो पूरे परिवार आके यहाँ रहते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्वास्थ्य हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़े पैमाने पे मालदीवियंस लोग भारत आते हैं। ये कौन लोग आते हैं? जो रियली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा है वो मलेशिया, सिंगापुर या यूके चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि such a multi-dimensional and complex relationship, strong at the base, जो उभर आई है पिछले 4-5 दशकों में। और मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सामरिक पहलू से भी और बायलैटरल संबंधों में भी। ये मालदीव के साथ जो रिश्ता है वो बहुत मायने रखता है। जी, मालदीव्स के साथ रिश्ता बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री से भी मालदीव्स भारत से बंधा हुआ है। साथ ही जैसे हम डिस्टेंस की बात करते हैं ज्योग्राफिकली, 70 नॉटिकल माइल्स कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है भारत के जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनसे। साथ ही जिस तरह आपने बताया कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की क्वालिटी बेहतर है वहाँ से, तो शायद इसलिए यहाँ आते हैं। और हेल्थ टूरिज्म के लिए, हम स्वास्थ्य सेवाएं लेने यहाँ आते हैं मालदीव्स के लोग। साथ ही मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो वहाँ का आइडियोलॉजी बदली, वहाँ की जो वहाँ कट्टरपंथ आया, हम चाहे राजधानी की भी बात करें, मॉली की भी, हम जब बात करते हैं मालदीव्स की राजधानी की भी, तो क्या वहाँ ऐसा क्या हुआ कि क्या वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं? क्या वहाँ ड्रग एडिक्शन जो है लोगों में वो एग्जिस्ट करता है? क्या वजह रही कि वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रति सपोर्ट बढ़ा या रुझान बढ़ा? वहाँ के युवाओं का वो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में, जनसंख्या के हिसाब से आइसिस ज्वाइन करने लगे, कट्टरपंथ का साथ देने लगे, चरमपंथ का साथ देने लगे वहाँ के लोग। टेररिज्म शब्द अब जुड़ने लगा है मालदीव्स के साथ। यूएस ने, कनाडा ने कई बार इस तरह की एडवाइजरी जारी की अपने जो भी नागरिक हैं उनको लेके, कि जब वो मालदीव्स जाएं तो वो उसको ध्यान में रखें कि वो ऐसे कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में न जाएं, वहीं कहीं रैली निकल रही है बड़ी संख्या में तो बचे जाने से, पब्लिकली खुद को डिस्प्ले ना करें अमेरिकन नागरिक वहां जाके। तो बहुत कॉशन बरतने को कहा गया। क्या जो अमेरिका है या वेस्टर्न वर्ल्ड है वो समझ रहा है कि किस तरह के थ्रेट्स हैं मालदीव्स जाने को लेकर? क्या प्रश्न में समझा नहीं आपका? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो मालदीव्स है वहां पर जो युवा है वो क्यों इतने टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं या आइसिस ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी संख्या इतनी क्यों बढ़ी? दो बातें हैं। एक तो मैंने जैसे कहा, वहाँ एक प्रोग्रेसिव जो है लोगों का समूह है जो डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी में उनकी विश्वास। परसेंटेज कितनी है? मैं समझता हूँ कि उनकी परसेंटेज काफी है। मतलब अगर परसेंटेज में बोलना है 65-35 बोलूंगा। 35 जो है वो 35% जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव है, और 65 में कहूँगा। क्योंकि मालदीव में देखिए आप, साक्षरता का प्रमाण करीबन 100% है। आप अगर किसी भी शासकीय या प्रशासकीय कार्यालय में वहां चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि महिलाएं बड़ी संख्या में दिखेगी आपको। हाँ। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो रिजॉर्ट इकोनॉमी, पर्यटन इकोनॉमी वहां पर तैयार हो गई है, उसकी वजह से मालदीव्स जो है विदेश के संपर्क में आया है। आज सैकड़ों मालदीवियन ऐसे हैं, सैकड़ों तो मैं। जी, तो हमारी चर्चा चल रही है मालदीव्स पर। जी। हजारों मालदीवियंस ऐसे हैं जिन्होंने विदेशों में अपने घर ले लिए हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो। तो एक प्रॉस्पेरिटी भी आई है और उसके साथ साथ एक्सपोजर भी आया हुआ है। मतलब आप नशीद से लेके प्रेसिडेंट मुइज़ तक देखेंगे, सबकी शिक्षा जो है विदेश में हुई है।
और जी। वो ज्यादातर पश्चिमी देशों में हुई है। तो एक काफी खासा वर्ग ऐसा है जो विश्वास करता है लिबरल डेमोक्रेसी में, लेकिन 35-40% प्रतिशत जो लोग ऐसे हैं कि जो इस्लाम को प्राइमेसी देते हैं अपनी लाइफ में। और उस 35-40% के लोगों में एक स्ट्रीम जो है वो एक्सट्रीम इस्लाम में भी विश्वास रखता है। अब इसमें क्या हो गया है कि बड़े पैमाने पे विदेशों से यहाँ मुल्ला मौलवी लोग आते हैं और वो यहाँ पर प्रीच करते हैं। हमारे जो मलेशिया में भी गए हैं भारत से, जिनको भारत ने एक तरह से निष्कासित कर दिया है, और जो हमारे इस पे है, मैं नाम भूल गया उनका, जो पहले इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे, वो भी एक बार मालदीव आए हैं। तो इसमें हुआ ये है कि उनको एक अपील लगता है इस एक्सट्रीम फिलोसॉफी का कि इस्लाम इज ओनली रिलीजन, और जहाँ जहाँ पर वो खतरे में है वहाँ हमको जाना चाहिए। एक स्पिरिट है, और कई बार ये स्पिरिट जो है राजनेता राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके मुंह से भी वक्तव्य के रूप में स्थानीय भाषा में, दिवेही भाषा में वो आ जाता है। हमने कई बार देखा है उनको इस तरह से बोलते समय कि भारत को कई लोग वहाँ के जो है हिंदू डोमिनेटेड और हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के रूप में ही देखते हैं। तो व्हेन इस तरह का नैरेटिव बिल्ड होता है तो हर चीज जो है व्यक्ति इनसाइडर आउटसाइडर, हमारे लोग बाहर के लोग, इस तरह से देखने लगता है। तो वो एक स्ट्रीम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे पर कैपिटा या पर लैक सो मेनी टेररिस्ट और सो मेनी एक्सट्रीमिस्ट, ये एक सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल जगलरी है, मैं समझता हूँ। अगर देखा समाज में इतने बड़ी संख्या में एक्सट्रीमिज्म है, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ आज भी। मतलब ये ऐसी बात है जिसको नियंत्रित किया जा सकता है, और आज के दिन में वो नियंत्रण में है। लेकिन यही है कि उसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि उसको रोकने कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। जो जिस तरह का कट्टरपंथ जिसे आप कहें, जो वहाँ जड़ें मजबूत कर रहा है, कह रहे हैं सऊदी से भी रिलीजियस नहीं ग्रुप्स हैं। होता है। क्योंकि देखिए डाइवर्सिटी ही लोकतंत्र को सक्षम बनाती है। आपने डाइवर्सिटी को माना ही नहीं, दूसरे धर्मों को उतना उस तरह का सम्मान आप नहीं देते हो जो आप अपने धर्म को देना चाहते हो, तो एक तरह से एक बैरियर आपने बना लिया खुद में और जो अन्य धर्मों के लोग हैं उसमें। तो ये ड्युअलिटी जो है वो उनको, उनके लिए दीर्घकालीन परेशानी भी हो सकती है, और लेकिन वो मालदीव के एक तरह से आइडेंटिटी का हिस्सा भी बन चुकी है। इसके लिए बहुत बहुत सतर्कता से और बहुत जागृति पैदा करने के लिए बहुत बड़े अभियान की जरूरत है। क्योंकि धीरे धीरे क्यों ना हो, इंक्रीमेंटल ये होकर बात बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। क्योंकि आज भी वहां पर जो प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू की सरकार है, वो भी कंजर्वेटिव एलिमेंट के रूप में ही देखी जा सकती है। तो वो मुझे ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जिसमें वो अन्य धर्मों के बारे में या उसके उन धर्मों के जो अच्छे तत्व है, मूल्य है, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ऐसी उम्मीद हम नहीं रख सकते। जी, जिस तरह हम देखते हैं कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, वो इंडिया आउट का नारा लेकर सत्ता में आए कि उनका कहना ही ये था कि भारत को हटाना है। भारत के साथ अब उन्होंने आते ही हाइड्रोग्राफी पैक्ट की बात हो या अन्य दूसरे पैक्ट हो, उनको डिसकंटिन्यू करने की वो बात कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह उनके प्रोफाइल को अगर हम रीड करें, तो आप क्या पाते हैं उसमें? चाहे उनकी एजुकेशन चाहे फॉरेन में हुई हो, लेकिन उनके विचार तो वही कट्टरपंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ और ना, दोनों है। क्योंकि अभी तो उसको क्या बोलते हैं, नए नए राष्ट्राध्यक्ष है वो, अभी उनके हाथ में सत्ता आई है, और उनके जो क्या कहूँ मैं, उनके आइकॉन कहिए या जिनके वो प्रोटेज है, वो प्रेसिडेंट यामीन, अब्दुल्ला यामीन जो है,
वो काफी प्रोग्रेसिव विचार के थे, लेकिन वो भी उसमें गिर गए उस कंजर्वेटिव धारा में एक तरह से, क्योंकि वो उनको वोट लेने में मदद करता था। जो उनके ये जो मुइज जो है, ये एक तरह से रिप्लेसमेंट है प्रेसिडेंट यामीन की, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और जो जिनको अनेक आरोपों की वजह से वो चुनाव जो है उसमें कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। तो मुइज़ जो है उनकी जगह पे एक रिप्लेसमेंट कैंडिडेट के रूप में उभर आए, तो अपनी पूरी इस यशस्विता का श्रेय जो है वो यामीन को देते हैं। उनको इम्प्रिजनमेंट से निकाल के हाउस अरेस्ट तक ले आए हैं, और शायद उनको आगे जो है निर्दोष घोषित किया जाएगा। तो इनके लिए अब ये महत्वपूर्ण बन गया है कि इसको बनाए रखें कुछ हद तक, ये जो कंजर्वेटिज्म और लिटिल बिट ऑफ ओवर टिल्टिंग टुवर्ड्स इस्लामिक, यू कैन कॉल इट प्रोपेगेंडा, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जो भी है इस्लामाइजेशन, उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्टिंग है, और ये रहेगी, मतलब जो मेरा अनुमान है। इसके साथ साथ लेकिन जो इंडिया आउट की जहां तक बात है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक स्टैंडर्ड एजेंडा रहा है। पहले भी यामीन जब सत्ता में आए, उसके पहले जो नशीद के खिलाफ वहां बगावत हुई, उस बगावत में भी यही नारा था उस वक्त भी कि इंडिया हटाओ, इंडिया आउट। ये था उस वक्त भी, शायद इतना प्रोनाउंस्ड नहीं था, और वो एकमेव एजेंडा उस वक्त नहीं था, मैं ये कह सकता हूँ। तो ये लगातार रहा है, क्योंकि इससे जो है एक कंजर्वेटिव एलिमेंट जो है अपने आप के लिए एक सॉलिडारिटी पॉइंट के रूप में देखते हैं। भारत के बारे में अच्छा सोचने वाले लोगों की संख्या वहां कम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बहुसंख्य लोग जो वहां के हैं वो ज्यादातर भारत के सहायता के बारे में, भारत के आज तक की तरक्की के बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं, अच्छा मत रखते हैं। लेकिन वो जब भी इस्लाम की बात आती है, तब प्राथमिकता जो है वो इस्लाम को चली जाती है, ना कि भारत को। तो ये उनकी समस्या है, जो उन्हीं को उसका हल निकालना पड़ेगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स है वहां की, और दो हिस्सों में बट गया है देश, जो एक कंजर्वेटिव एलिमेंट्स और प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स, और इसको अभी बदलने के लिए कोई तीसरा पर्याय जो है अच्छा, इससे भी अच्छा पर्याय कोई निकल नहीं आ रहा है। तो इसका मुझे, लेकिन उसके साथ साथ मुइज़्ज़ू ये भी जानते हैं कि भारत के साथ संबंध जो है वो बहुआयामी है जी। और इसको बहुत आसानी से जो है डिसमेंटल करना मालदीव के भी हित में नहीं है। आज आप हिंद महासागर में देखिए, अरबी सागर में देखिए, कई सारी समस्याएं है वहां। वहां पर जो मैरीटाइम कमर्शियल ट्रैफिक है, उस पर आज हाउथी रिबेल्स जो है वो अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से कर रहे हैं, बोट से कर रहे हैं, कमर्शियल बोट्स के शिप्स के साथ बाकी शिप्स के भी ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। वहाँ पायरेसी की समस्या बहुत पुरानी है जी। उसके अलावा नारकोटिक्स हो, चाहे मैरीटाइम अन्य मैरीटाइम इश्यूज हो, उस सब के लिए वहाँ क्या मालदीव सक्षम है? आप सोच रही है, बिल्कुल सक्षम नहीं है। उनके पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि उनके खुद का जो देश है 1192 टापू है और 90,000 स्क्वायर किलोमीटर उनका क्षेत्र है। तो क्या मालदीव उसको अपने खुद के सामर्थ्य पे चलाएगा? क्या और कोई आके तीसरी जगह से उनकी मदद कर सकता है? इस स्पेस में घुसने की कोशिश जो है चीन की चल रही है। और इस वक्त जो है कंजर्वेटिव एलिमेंट्स इन मालदीव्स आज के दिन में वो काफी हद तक अलाइन होते जा रहे हैं चीन के साथ। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि अभी भी भारत और मालदीव्स के जो रिश्ते हैं वो बहुआयामी है, काफी मजबूत है। और प्रेसिडेंट यामीन ने उसको काफी
कम करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी। इतने टापू है, 200 टापू में लोग रहते हैं, वहाँ कौन शिक्षक है जो विदेश से चला जाएगा? वो भारत के हुँ, शिक्षक ही वहाँ चले जाते हैं। कौन डॉक्टर है वहाँ पर मालदीव्स की स्वास्थ्य की रक्षा करेगा? वो भारतीय डॉक्टर वहाँ पहुँच रहे हैं। हुँ, तो वहाँ पर मैनेजर्स जो है वो सब ज़्यादातर भारतीय है। चाहे रिसॉर्ट ओनर सब भारतीय ना हो, क्योंकि वो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट है उसमें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आई हुई है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे उस देश को चलाने वाले लोग जो है वो भारत के ही लोग। जी, तो चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, इस तरह की बड़ी संख्या में। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो सैलरीज वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, जी, गल्फ कंट्रीज में भी मिलती है, उस तुलना में मालदीव्स में नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी हमारे लोग वहाँ जाते हैं, थोड़ा बहुत उनका भारत से अधिक उनको सैलरी मिलती है इसलिए जाते हैं, और बहुत अच्छे से वहाँ पर जो अच्छे अच्छे लोग हैं उन्होंने भारतीय शिक्षकों से शिक्षा पाई है, जी। और भारतीय डॉक्टर पे वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बाकी देशों के भी डॉक्टर्स हैं वहां पर, लेकिन हुँ। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, मालदीवियंस जो है भारत को प्रेफरेंस देते हैं। तो पीपल टू पीपल टाइज़ जो है वो आप कह रहे हैं कि मज़बूत है एक तरह से। बहुत अ, मजबूत, बहुत और मजबूत। जी, और मालदीव्स में। इंटरडिपेंडेंस है, टोटल इंटरडिपेंडेंस है। मैं तो कहूंगा कि मालदीव्स भारत पे बहुत निर्भर है उस मामले में भी। हाँ। तो एक तरह से सुरक्षा और सामरिक मामलों में भी भारत पे निर्भर है और रहेगा। हुँ, और दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि लोगों के बीच जो रिश्ते हैं वो भी बहुत मजबूत है, और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी है भारत की अब वहाँ पर। हुँ। अब अगर मालदीव्स में अगर हम पॉलिटिकली देखें तो वहाँ के जो कट्टरपंथ है या जो वहाँ के नेता हैं का एक हिस्सा है, वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखता है। या लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो वो प्रेफ़रेंस इस्लाम को देता है। तो वैसी क्या वजह आ गई कि वो चीन के करीब जाने लगा? चीन तो फिर अलग तरह की वहाँ विचारधारा है, अलग तरह की व्यवस्था है। भारत तो फिर भी डेमोक्रेसी है। तो चीन के करीब जाने की वजह दूसरा, जब प्रेसिडेंट जो है मालदीव्स के, ये परंपरा रही है कि पहले भारत आते हैं। लेकिन अब हाँ, जो उनकी यात्रा पहले चीन के लिए रही, मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव्स के प्रेसिडेंट की, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या उनकी मजबूरियाँ हैं? ये क्या उनके इंटरेस्ट हैं? देखिए मालदीव्स बहुत छोटा देश है, और जैसा कि मैंने कहा इसकी जो शुरुआत है, रिश्ते तो पहले प्रेसिडेंट मामून गयूम के समय पे भी चाइना से रिश्ते थे। जी, उनका पहला जो है दूतावास वो प्रेसिडेंट नशीद जो है, जो जिनको हम लिबरल और डेमोक्रेटिक नेता समझते हैं, उनके समय में पहली बार दूतावास आया है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ रिश्ता बनाना चाहता है तो उसमें बाधा लाना कोई आसान बात नहीं है, या उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो समय का तकाजा है एक तरह से। जी। लेकिन वो जैसे ही मालदीव ने उनको थोड़ा सा तूल दिया, हुँ, तो चीन ने बिल्कुल जो है अपने टेंटकल्स उस देश में फैलाने शुरू किए। चीन अकेला देश थोड़ी है जहाँ पर मालदीव अकेला देश थोड़ी है कि जहाँ पर चीन जो है अपना प्रभाव डालने में रुचि रखता है। वो तो पूरे विश्व में कर रहा है। हिंद महासागर में तो बहुत ही कोशिश उनकी जारी है, अलग अलग तरीके से। कहीं अफ्रीकन कोस्ट पे वहाँ बेस बनाने की चेष्टा चलती है उनकी। तो मालदीव तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि भारत के पूरे प्रभाव में एक तरह से मालदीव रहा है, क्योंकि संबंधों की जो तीव्रता थी, वो स्ट्रेंथ थी, वो इतनी जबरदस्त थी कि भारत के प्रभाव में था मालदीव। और इस बंधन को हमेशा मामून गयूम, जो कि मैं समझता हूँ कि कॉन्जर्वेटिव थे अपने आप में, और उनका जो रिजीम था वो सेंट्रली कंट्रोल्ड रिजीम था, जी। उसके बावजूद भी भारत का महत्व उन्होंने पूरी तरह से पहचाना था।
और उन्होंने हमेशा संतुलन रखा और भारत को प्राथमिकता दी। ये जो है यामीन के समय पे जी। मूल रूप से यामीन जो है एक बिजनेसमैन है प्राइमरली। पॉलिटिक्स जो है जैसे गयूम पीछे हट गए तो उन्हीं के परिवार के सदस्य है वो, तो इसलिए वो उनको स्थान मिल गया और उसका उन्होंने पूरा इस्तेमाल जो है अपने राजनीति का इस्तेमाल उन्होंने और भी अपने आप को वित्तीय तरीके से समृद्ध बनाने में किया। जी। तो इसमें सहायता देने वाले कौन थे? सहायता देने वाला चाइना, चीन था। तो यामीन के समय से एक कंजर्वेटिव एलिमेंट जो है ओपनली उन्होंने चाइना के साथ साइडिंग शुरू कर दी और फिर चाइना एक मेजर प्लेयर बन गया यहाँ पर। और आज भी जो है उसके बावजूद भी उनकी जो रिश्ता है वो इट इज नॉट मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी नहीं है, वो बिल्कुल कुछ स्ट्रीम में है। और चाइना की जैसे स्ट्रेटेजी होती है डेट ट्रैप जो श्रीलंका में उन्होंने किया, बिल्कुल वो मालदीव में करेंगे। अभी मालदीव तो और भी छोटा देश है और भी यहाँ जब संकट आ जाएगा तो और भी लेकिन समय समय पर भारत ने उनको बचाया है, क्रेडिट हो, असिस्टेंस हो, डेट हो, समय समय पर भारत ने मालदीव को बचाया है। मतलब जो हमेशा पब्लिक की नजर में नहीं आता है वो यही बात है कि जब भी कोई दिक्कत होती है, तकलीफ होती है मालदीव्स को, तो भारत ने हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो अब मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स के प्रेसिडेंट की चीन यात्रा क्या वहां की इकोनॉमी को मुश्किल में डाल सकती है? अगर भारतीय सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव्स जाते हैं, अगर वो जाना छोड़ दे, क्योंकि भारत में जो माहौल बन रहा है मालदीव्स के खिलाफ, चाहे हमारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे आम जनता है, एक तरह से मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात हो रही है। जितना भी हमने सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखे उसमें कि किस तरह से उन्होंने वहाँ के मंत्रियों ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे प्रधानमंत्री के लिए, और लक्षद्वीप जाने पर जिस तरह से मजाक उड़ाया गया। तो हम अगर वहाँ की जो इकोनॉमी देखें मालदीव्स की, तो वो पर्यटन पर कितनी निर्भर है। और सिर्फ पर्यटन की बात नहीं है, आपने तो बहुत सारी और बातें भी गिनाई कि किस तरह से सिक्योरिटी की बात हो या एजुकेशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, या हर तरह से भारत में जोग्राफिकली बहुत करीब है। जो मालदीव्स और भारत है वो हिस्टोरिकली भी बाउंड है। तो सबसे पहले भारत मदद के लिए आया। तो अब अगर भारत की तरफ से इस तरह से, और इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी और कनाडा ने भी एडवाइजरी जारी की है वहाँ के हालात को देखते हुए कि वहाँ ट्रेवल अगर कर रहे हैं वहाँ के नागरिक तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मालदीव्स के साथ टेरर वर्ड जुड़ने लगा है, टेररिज्म वर्ड जुड़ने लगा, आईसिस वर्ड जुड़ने लगा है। और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है, कि बहुत बड़ी संख्या में जब वहाँ के जा रहे हैं युवा और आईसिस की तरफ मुड़ रहे हैं और वहाँ जाके ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, तो कभी भी वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो हम सावधान रहने की जरूरत है। तो कई फैक्टर्स हैं जो कि पर्यटकों को अलग करेंगे मालदीव से। चाहे सबसे पहले नंबर पर भारत है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, जो पर्यटक जाते हैं। तो उसका मालदीव्स की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ सकता है? असर तो होगा। अभी जो थोड़ी खबरें आई है और ईज माई ट्रिप और कई अन्य लोगों ने अपने कैंसिलेशंस भी दर्ज किए हैं। मुझे लगता है लेकिन ये इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा उस तरह से चलेगा नहीं। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जो मालदीव से रिपोर्ट है वो ये कहती है कि थोड़े बहुत कैंसिलेशन हुए हैं, लेकिन कैंसिलेशन बहुत कम है। नए बुकिंग्स में फर्क आया हुआ है जी, लेकिन वो आप देखना पड़ेगा कि कब वो के साथ उसमें कितना बदलाव आता है। और हाँ, मुझे लगता है कि इसका उस तरह से बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। इमीडिएट असर रहा है, लोगों पे, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो डेंट आया है वो मालदीव के रेपुटेशन में डेंट आया इससे। और ये मैसेज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, और देशों तक भी जाएगा। रशिया के भी टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में वहां जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जाना छोड़ेंगे, और भी कंट्रीज जो है भारत के अलाइज जो है, वो भी हो सकता है कि इस तरह का मैसेज उन तक भी जाएगा कि किस तरह की गतिविधियां हैं जो मालदीव्स में को लेके। बिल्कुल जाएगा और इसका निगेटिव इम्पैक्ट तो होगा, इमेज पे हो, बिकॉज पर्यटन जो है इमेज पे चलता है। जी अगर बिल्कुल।
ये परसेप्शन हो गया कि वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ लोग झगड़े कर रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, तो उसका ज़रूर असर होता है और होगा। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि ये अभी का जो माहौल है, वो बहुत लंबा टिकने वाला नहीं है, लोग फिर जाना शुरू करेंगे। भारत के लिए जो है, बड़ी चुनौतियाँ जो आई है, वो मैं समझता हूँ कि चीन का वहाँ जो है बढ़ता हुआ प्रभाव है। हाँ, हमारे वहाँ के जो टेक्निकल सपोर्ट टीम्स है, उसके बारे में उन्होंने जो कहा है, वो चिंता का विषय है। और हमारी डिप्लोमेसी, मैं समझता हूँ कि इस वक़्त उसके सामने ये चुनौती है और चुनौती को डील करेगी, क्योंकि पहले भी किया है प्रेसिडेंट यामीन के समय पे, प्रेसिडेंट वाहिद के समय पे, और आज भी मतलब ये करना है। और इन्होंने इंडिकेशन तो यही दिया है ना कि जब प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्राध्यक्ष मुइज़्ज़ू की COP 28 में जो मीटिंग हुई है, उसमें एक टास्क फोर्स की बात हुई है। हुँ, हुँ, तो जब टास्क फोर्स होता है, तब कई सारे लोग जुड़ जाते हैं और एक उनके सामने भी एक समग्र चित्र जो है उभर आएगा इस सहायक भारत और मालदीव के संबंधों का। और उसके बाद किस तरह से हम नेविगेट करना है इस पूरे प्रश्न पे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये टूरिज्म बॉयकॉट उतने मायने नहीं रखता है। और ये मतलब दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक पद पे आसीन व्यक्ति के लिए इस तरह का वक्तव्य करना हुँ, अ, मतलब उसको क्षमा नहीं की जा सकती एक तरह से। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ उभर आई है। एक तो लोग पहली बार लक्षद्वीप का सर्च जो है, वो अनप्रेसिडेंटेड हो गया, वायरल जी, हो गया। हुँ, भारत के लोगों को भी लक्षद्वीप कहाँ है इसका पता नहीं था, जी, ज़्यादातर लोग। तो मैप पे कहाँ है, क्या है। और इससे दूसरा है कि पैकेज प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है, वे वहाँ के विकास हाँ, के लिए, उसका मतलब है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर भी जो है पर्यटन का विकास होगा। बिल्कुल। और वो अच्छी बात है, वहाँ की स्थानीय जा सकता है, वहाँ क्या टूरिज़्म की संभावनाएँ हो सकती हैं। जिस तरह से भारत सरकार ने एक पैकेज भी दिया है कि वहाँ किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि किस तरह से एक अल्ट्रा लग्जूरियस डेस्टिनेशन के तौर पर भी उसे विकसित किया जा सकता है। अभी वो एकदम अनटच्ड है। वहाँ के आपने बीचेस देखे कि किस तरह से एकदम प्रिस्टाइन बीचेस हैं और किस तरह से अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है वो लक्षद्वीप और उसको लेकर क्या संभावनाएँ हो सकती हैं। जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो ज़ाहिर तौर पर उसमें उसको डेवलप करने में समय तो लगता ही है। तो डॉक्टर ज्ञानेश्वर मेरी आवाज़ पहुँच रही है? यस, अब मैं जी, सुन पा रहा हूँ। आप चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से लक्षद्वीप को एक मालदीव्स के विकल्प के तौर पर विकसित किया जा सकता है हमारे लिए अब तक वो एक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन था। अब ये संभावनाएँ हैं कि हम उसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, उसको डेवलप करें, वहाँ संभावनाएँ तलाशें और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ़ हर वर्ग ही नहीं, अल्ट्रा लग्ज़ूरियस डेस्टिनेशन के तौर पे अल्ट्रा लग्ज़ूरियस प्रॉपर्टी भी वहाँ डेवलप की जा सकती हैं, कि जो पर्यटक उस रीजन की तरफ जाना चाहते हैं, वो लक्षद्वीप आएँ और वहाँ के जो बीचेज़ हैं और वहाँ की जो अनटच्ड ब्यूटी है उसका वो लुत्फ़ उठा सकें। डॉक्टर बिल्कुल, ज्ञानेश बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि एक वो नया द्वार खुल गया है भारतीयों के लिए, जी, विचार के लिए भी, उनके विनिवेश के लिए भी। वहाँ पर वो जी, निवेश कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मालदीव अभी काफ़ी हद तक एक्सप्लोर हो रहा है। लक्षद्वीप में जो है, हमने बिल्कुल ही नेचुरल और वर्जिन आइलैंड्स होते हैं। बिल्कुल। वर्जिन आइलैंड्स तो हैं। एब्सोल्युटली, और वहाँ के रीफ की क्वालिटी जो है, वो हुँ, बहुत ही अद्भुत है। जी, तो चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्कूबा डाइविंग हो, चाहे वो जी, स्नॉर्केलिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ विकसित की जा सकती है। अब तक हमारा रवैया थोड़ा कंज़र्वेटिव रहा है। जी, वहाँ जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है और अन्य जो है बंधन थे।
हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसको जल्दी से जल्दी उसका विकास करने में सक्षम होते हैं। जी। तो जिस तरह से हमने चर्चा की कि किस तरह से मालदीव्स और भारत के जो रिश्ते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। आखिर में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, डॉक्टर ज्ञानेश्वर बुलें, आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर रही हैं। आप मालदीव्स में भारत की हाई कमिश्नर रही हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें, मरीन इकोनॉमी की बात होती है जो कि इस समय बहुत पॉपुलर टर्म है। अ, उसको आप किस तरह देखते हैं इस रीजन में? और किस तरह के चैलेंजेस मालदीव्स के सामने रहेंगे अगर उसके रिश्ते स्ट्रेन होते हैं भारत के साथ इतने? देखिए, मालदीव्स की कुछ समस्याएं जो है वो अंदर ही समस्या, उनकी अपनी समस्याएं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनको इस्लाम और लोकतंत्र, इसमें किस तरह से सामंजस्य बना के एक अलग अपना मॉडल, कहिए मालदीवियन मॉडल बनाना है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इस्लामिक देश है वहां ज्यादातर लोकतंत्र नहीं है। जी। मालदीव ने ये अपने चुनौती जो है स्वीकार करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लोकतंत्र की तरफ ले जाने की कोशिश की है। जी। लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि इस्लाम उसमें बाधक ना हो लोकतंत्र की प्रगति के लिए। ये एक बात एक है। दूसरी बात यह है कि जो आतंकवाद या जो चरमपंथी लोग हैं उनके ऊपर कैसे शिकंजा कसा जाए, ये एक मालदीव के सामने ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके लिए उनको कॉन्शियस कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो आज तक नहीं दिखाई देते हैं। तो ये नहीं करेंगे तो बिल्कुल वो गलत दिशा में जा सकते। तीसरी जो समस्या है, मालदीव्स एक आकार में लैंड मास जो है मालदीव्स के पास वो बहुत कम है जी। और हालांकि 1192 टापू है, उनकी सिर्फ जो जमीन है वो सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब भारत की किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट से भी कम, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे देश के कई सारे विरोधाभास है। आज भी कई सारे टापू है जहां पर इनहेबिटेड है लेकिन आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। तो अंदरूनी उनकी चुनौतियां बहुत है। इकोनॉमी विल ऑलवेज रिमेन वेरी, व्हाट शुड आई से, एक्सपेंसिव इकोनॉमी। क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है तो स्पीड बोट के बिना आप नहीं जा सकते। हर जगह आप बड़े फेरीज भी नहीं चला सकते क्योंकि आइलैंड्स के साइज जो है इतने छोटे हैं कि 300 लोग, 200 लोग, 400 लोग, इस तरह से वहां पर जनसंख्या है। तो ये एक चुनौती है। अगली बात जो है, मालदीव्स हमेशा बाहरी देशों पर रिसोर्सेस के लिए निर्भर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज भारत से सस्ते और रीजनेबल रेट में उनको अगर सब्जी मिलती है, चीनी मिलती है, आलू मिलता है, प्याज मिलता है, तो ये वहां नहीं हो पा रहा है, नहीं हो भी सकता है इस बड़े पैमाने पे, जिस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री की जरूरतें है और उनकी जनसंख्या की जो जरूरत है। इसके अलावा चाहे वो सुरक्षा विषयक सहायता हो, चाहे वो शिपिंग के लिए हो, चाहे वो मैरीटाइम ट्रेड के लिए हो, वहां की सिक्योरिटी के लिए हो, मालदीव्स को बाहरी देशों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। तो उनको ये चॉइस है कि क्या वो भारत से ये सब चीजें सहायता ले सकते हैं जो लेते आए हैं, या किसी और से जो दूर है, सुदूर जगह से उनसे सहायता ली जाए। सुदूर जो लोग हैं जैसे कि चीन है, कोशिश कर रहा है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जिनके साथ भी मालदीव्स के संबंध अच्छे हैं। लेकिन जब एसओएस हो, कोई संकट हो, तो इन देशों को मालदीव की सहायता करना सही वक्त में, इन टाइम, तो नामुमकिन है, वो भारत ही कर सकता है। तो एक तो निर्भर है बाहरी रिसोर्सेस पे, और दूसरा मदद करने वाला सिर्फ भारतीय है। तो भारत के साथ किस तरह से संबंध जो है अच्छे रहे, ये भी एक मालदीव की अपनी अंदरूनी चुनौती है।
हमारे सामने जो चुनौती है वो ज़्यादातर रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भारत की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए जो चुनौती आएगी और उसमें मालदीव बाधा रहता है, बाधक रहता है या मदद करता है। ये हमारी एक छोटी सी चुनौती है, लेकिन मालदीव के लिए हमसे भी बहुत बड़ी चुनौती है और ये उनको समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ आगे का रास्ता जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे राजनयिक चैनल जो है, डिप्लोमेटिक चैनल, it will be, in my view, it will be strengthened. We'll have to engage Maldivians vigorously. उनके साथ बातचीत और संवाद जारी रखना पड़ेगा और जो संबंध हमारे है अच्छे उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। और जो एक दो तीन चीजों के बारे में कुछ चर्चा चल रही है, भारत के लोगों को वापस भेजो या भारत के एसेट्स को वापस भेजो या हाइड्रोग्राफी का एग्रीमेंट जो है उसको एक्सटेंड ना करो, ये चीज़ों को हमको एक नेविगेट करना पड़ेगा किस तरह से, क्योंकि ये भी चीज़ें जो है मालदीव के सहायता के लिए ही वहाँ मौजूद है। जी, तो मालदीव्स के सामने कई चुनौतियां हैं और वो क्या बोलिए। जी बोलिए जी सर, आप कुछ मैं कह रहा हूँ तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मालदीव्स को अंतरराष्ट्रीय सहायता की ज्यादा जरूरत है, ना कि भारत को सिर्फ मालदीव की, क्योंकि भारत की भूमिका बड़ी है, मालदीव की भूमिका जो है सर्वाइवल की भी है। आज वो टापू है, जब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा दुनिया का तो पानी के अंदर चले जाएंगे। तो उस समय भी सहायता के लिए भारत ही आ जाएगा। क्या मालदीवियंस जाके हम सब अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे? तो मतलब देखने सोचने वाली बातें बहुत सारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या जो है हमसे ज्यादा मालदीव्स की समस्या है, इस तरह से मैं देखता हूँ। बिल्कुल, जो जिस तरह के पर्यावरण को लेकर कहा जा रहा है कि कई इंच जो है वो नीचे जा चुका है अभी तक। बिल्कुल वो तो है, मतलब उसकी ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर भी ऐसे है कि कई सारे हाई टाइड लो टाइड के साथ, लो टाइड में कई सारे टापू जो उभर आते हैं, हाई टाइड में निकल जाते हैं। आज भी स्थिति है आपको, इसलिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे मालदीव भारत के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, मालदीव के लिए बहुत मायने रखता है। और ये भी समझने वाली और समझाने वाली बात है, क्योंकि बहुत ही वो रीफ वाला जो एरिया है उसमें तो हमेशा शिपरेक रहे हैं भूतकाल में। शिप बिकॉज जहाजों को समझ में नहीं आता कि इसकी डेप्थ कितनी है, क्या है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है उसके लिए बहुत उपयुक्त रहता है। जी, आप क्या समझाना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा के तरीके से और सर्वाइवल के लिए भी भारत की सहायता बहुत जरूरी है। ये मैं जी, आप कह रहे थे कि जब शिप गुजरते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि उस इलाके में डेप्थ कितनी है, तो उस समय क्या देखना होता है शिप्स को? नहीं, उसमें ये होता है कि जो कोरल रीफ है, हाँ जी, वो कई बार जो है शिप के लिए मिसलीडिंग हो सकती है। अच्छा, इसलिए कि वो मतलब उसकी डेप्थ जो है वो समझ में नहीं आता कितने, कोरल जब खत्म हो जाता है डीप सी की तरफ बढ़ता है तो डीप सी शुरू हो जाता है। तो डीप सी और जो रीफ एरिया है, रीफ एरिया और डीप सी में ये जो कोरल की ज्यादातर ये होती है पैदाइश कहिए, या वहां पर उसका काफी ये रहता है। तो वो एरिया बहुत नेविगेशन के लिए, शिप के लिए, बोट्स के लिए बहुत क्रिटिकल रहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। और ये बात जो है कि कहाँ पर समुद्र कितना ऊंचा है, नीचे है, ये बात जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे से ही पता चलती है। और अगर नहीं होगा तो जहाज फंस सकते हैं। तो क्या होता है, जो सागरी जो हलचल रहती है उसमें भी कई बार बदलता है स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बदलता है। और ये बहुत जरूरी है कि एक पीरियोडिकल हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया जाए। भारत ने हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन सहयोग शुरू करने से पहले जो उनके पास हाइड्रोग्राफिक मैप थे वो सब यूके के समय के थे और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम थी।
भारत ने नियमित रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना शुरू हो गया, जिसका मालदीव को बहुत फायदा होता है। जी, तो मालदीव्स की जो पॉपुलेशन की बात करें, कुल 6 लाख से भी कम होगी? 5,18,000 पाँच करीब, 5 लाख, 5.25 लाख, 5.5 लाख तो 5,18,000 के करीब शायद पॉपुलेशन है। और बिल्कुल। अगर क्लाइमेट चेंज के साथ-साथ अगर आइलैंड्स डूबने लगेंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहाँ तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ के नेताओं ने इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो समस्या है उसको ज़ाहिर करने की भी लगातार समय-समय पर ये कोशिश की है। और एक बार शायद आइलैंड उन्होंने कुछ मीटिंग भी की थी अंडर सी जाकर, ये बताने के लिए कि किस तरह की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। हाँ, हाँ, सही है। प्रेसिडेंट नशीद ने हुँ, अंडर सी जो है एक अपने मंत्रिमंडल की बैठक लगाई थी, जिसमें जी, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो है हस्ताक्षर भी किए थे सब लोगों ने मिलके वहाँ पर, और मंत्रिमंडल का एक वहाँ पर रिज़ोल्यूशन भी हो गया था क्लाइमेट चेंज के बारे में। और ये चर्चा रही है। मालदीव्स ने प्रेसिडेंट नशीद के समय पर एक आइलैंड नेशंस की एसोसिएशन जो है, उसका नेतृत्व करने की भी कोशिश की है और कुछ हद तक नेतृत्व दिया भी है। तो क्योंकि स्मॉल आइलैंड्स जो है उनकी समस्याएं पूरे दुनिया में एक जैसी ही है। कोस्टल एरिया की समस्याएं हैं उसमें। सो एग्जिस्टेंशियल ज़रूरतों के लिए और स्ट्रैटेजिक ज़रूरतों के लिए मालदीव को भारत पे निर्भर रहना पड़ेगा। ये है, बिल उस बॉटम लाइन तो यही है। जी, बॉटम लाइन यही है कि मालदीव्स को भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा। और कहीं न कहीं जिस तरह से जो यूरोपियन देश हैं, वो जिस तरह चरमपंथ का सामना कर रहे हैं, वहाँ स समस्याएँ सर उठाने लगी हैं और वहाँ की सरकारों के लिए मुश्किलें होने लगी हैं कई मुद्दों पर। वहाँ के जो नेटिव हैं, उनके लिए समस्याएँ यूरोप में होने लगी हैं। अ, उस तरह उसको देखते हुए शायद मालदीव्स को सँभल जाना चाहिए, चरमपंथ को और ज़्यादा पनपने से उसे बचाना होगा। साथ ही उसके सामने क्लाइमेट चेंज की भी समस्या है, साथ में ही उसे किस तरह से चाइना के जो डेट ट्रैप को है उसको समझना चाहिए। और वो जो चाइना अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से कहा जाए, तो जो वो कोशिश कर रहा है कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना के लिए बात की जाती है ना, वो वहाँ अपना बेस बनाने की कोशिश में है, तो उससे बचना होगा मालदीव्स को। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो इसका सारांश निकाला है, वो बिल्कुल सही है कि चुनौती बहुत बड़ी है मालदीव के सामने। और जहाँ तक हमारे अभी के संबंधों की बात है, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो परेशान कर रही है, वो डिप्लोमैटिक we should give diplomacy a chance to, resolve this situation, for both for short term and a long term relationship. So we should give diplomacy a chance to resolve this entire issue for short term and for long term. बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुले, फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स, हमसे लंबे समय तक इतनी गहराई में इस पूरे विषय को हमें समझाने के लिए, चर्चा करने के लिए और मालदीव्स के पूरे प्रोफाइल को समझाने के लिए, भारत के साथ उसके कैसे संबंध है। आपने इकोनॉमी पे बात की, आपने उसकी पूरी जो रीजनल इश्यूज हैं उस पर बात की। अपनी रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड को लेकर, सारे विषयों पर हमें विस्तार से समझाया। आप भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर रह चुके हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके कंक्लूडिंग कमेंट? धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि कुछ चुनौतियाँ उभर आई है, भारत सक्षम है इनको सुलझाने में, क्योंकि हमारी बड़ी रोबस्ट डिप्लोमेसी है। और हमको जो है अब इसको लक्षद्वीप की जो अभी उभर आई है घटना, जी, उसके आगे जाके हमारे जो बहुआयामी संबंध है, उसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्ञानेश्वर हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। आपका। धन्यवाद, मुझे आपने मौका, ये जो अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी चर्चा मालदीव्स पर। तो आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करना ना भूलें